तो स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जापान के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम F3 फाइटर एयरक्राफ्ट रखा गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये एक 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और ऐसी खबरें भी आई हैं कि जापान इस फाइटर जेट को एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये फाइटर जेट कैसा होगा और कैसे ये अमेरिका के F-35 फाइटर जेट से बेहतर होगा और क्या हमारे देश के लिए एक अच्छी ऑप्शन होगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मित्सुबिशी द्वारा बनाया जाने वाला F3 एयरक्राफ्ट जापान का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। इससे पहले भी जापान ने एक मित्सुबिशी X2 शिनशिन एयरक्राफ्ट को डेवलप किया था। ये जापान का एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट था, जिससे कि उन्होंने अपने स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए बनाया था। इसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने बनाया था। इस एयरक्राफ्ट की पहली फ्लाइट 22 अप्रैल 2016 को हुई थी। बहुत लंबे समय से जापान अपनी पुरानी हो चुकी फाइटर फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए फाइटर जेट्स को ढूंढ रहा था। उसकी नज़र अमेरिका के F-22 रैप्टर और F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर थी, लेकिन अमेरिका ने F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट की सेल को ब्लॉक कर दिया था। अमेरिका अपने F-22 फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी को सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस एयरक्राफ्ट की सेल को ब्लॉक कर दिया था। इसी कारण जापान को अपने खुद के मॉडर्न एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना शुरू करना पड़ा, जिसमें स्टेल्थ फीचर्स और एडवांस सिस्टम लगे होते। लेकिन जापान ने सिर्फ इस एयरक्राफ्ट को एक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर बनाया था और इसे जापान अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं करने वाला था। जापान का कहना था कि उन्होंने इस एयरक्राफ्ट को बनाने से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और एक्सपीरियंस डेवलप कर लिया है, जिसके बाद अब वो एक नया एयरक्राफ्ट डेवलप करने जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी साथ लेकर आना चाहते हैं। बहुत सारी कंपनी से इस ऑफर को रिस्पॉन्ड भी किया था। लॉकहीड मार्टिन, जो कि F-22 रैप्टर को बना रही है, उसने भी F-22 रैप्टर के एक अपडेटेड वर्जन को जापान को ऑफर किया है। और इसके साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि एक ब्रिटिश कंपनी बेस सिस्टम भी इस प्रोजेक्ट के लिए जापान के साथ बातचीत कर रही है। ब्रिटेन की बेस सिस्टम्स ने अपना टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। इसके साथ ही नॉर्थरॉप ग्रुमन, जो कि अमेरिका की एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर कंपनी है, उसने भी अपने YF-23 एयरक्राफ्ट के मॉडर्नाइज्ड वर्जन को जापान को ऑफर किया है। इसके साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि जापान ने अमेरिका से F-35 फाइटर जेट भी खरीदे हैं। पहले ऐसा कहा जा रहा है कि जापान 100 अमेरिकन F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा, लेकिन अब जापान का कहना है कि वो अपने F-35 फाइटर जेट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक नया फाइटर जेट डेवलप करेंगे, जो कि एयर सुपीरियरिटी रोल वाला एयरक्राफ्ट होगा। जापान के खुद का फाइटर जेट डेवलप करने के पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट एक एयर डोमिनेंस और एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट नहीं है। इसे ज़्यादा तौर पर अटैक रोल्स के लिए बनाया गया है और जापान को एक ऐसे एयरक्राफ्ट की ज़्यादा जरूरत नहीं है। वो एक एयर सुपीरियरिटी वाला एयरक्राफ्ट चाहती हैं। इसलिए जापान की पहली नज़र अमेरिका के F-22 फाइटर जेट के ऊपर थी, जो कि एक एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट है। इसलिए जापान ने अब अपने मित्सुबिशी F3 एयरक्राफ्ट को बनाने के ऊपर काम शुरू कर दिया है। और अब ऐसी खबरें आने के बाद कि जापान इस एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट भी करना चाहता है, तो इंडिया के लिए भी बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। हमारा देश भी इस एयरक्राफ्ट का एक एक्सपोर्ट कस्टमर बन सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और उन्होंने अपने टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर X2 शिनशिन एयरक्राफ्ट में भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज लगाई थी। उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट में फ्लाई बाय ऑप्टिक्स फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया था, जो कि पहले इस्तेमाल की जाने वाली ट्रेडिशनल वायर्स को ऑप्टिकल फाइबर वायर से रिप्लेस करता है। ऑप्टिकल फाइबर्स के इस्तेमाल से एयरक्राफ्ट में डाटा को बहुत तेजी से ट्रांसफर किया जा सकता और इन वायर्स से लग जाने के साथ EMP वेपन से भी खतरा नहीं होगा। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के लग जाने के बाद ये एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन से भी बच जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स वो होते हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन के एयरक्राफ्ट या दुश्मन के एसेट्स की टेक्नोलॉजी को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वेपन्स ऐसी पल्सेस एमिट करते हैं जिससे दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिकल सिस्टम तबाह हो जाते हैं और वो सड़ जाते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़े तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और इसीलिए बहुत सारे देश अपने नए वेपन सिस्टम को इस टेक्नोलॉजी से बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी को मुख्य रखकर बना रहे हैं। इसके साथ ही इसमें एक AES रडार भी लगाया गया था और इसके साथ ही इस फाइटर जेट में एक बड़ी कैपेबिलिटी ये थी कि इसमें एक सेल्फ रिपेयरिंग फ्लाइट कंट्रोल कैपेबिलिटी भी थी। यानी कि अगर ये एयरक्राफ्ट अपनी फ्लाइट में फेलियर्स को डिटेक्ट करता है, जहां इसके फ्लाइट कंट्रोल सरफेस को कोई डैमेज होता है, तो ये अपने पहले से मौजूद कंट्रोल सरफेसेस का इस्तेमाल कर खुद को ऐसे कैलिब्रेट कर लेगा ताकि ये फिर से उड़ता रहे, यानी कि ये खुद ब खुद अपने आप को ठीक कर लेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि जापान का F3 एयरक्राफ्ट कैसा होगा और इसमें कौन सी नई टेक्नोलॉजीज लगाई जाएंगी।
अभी तक जो जानकारी मिली है उससे यही पता चला है कि जापान का F3 एयरक्राफ्ट एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें 6 इंटरनल वेपन बेस होंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि ये F-35 से ज्यादा मिसाइल्स को कैरी कर पाएगा। अभी तक सिर्फ जापानीज इंजीनियर्स ने इस एयरक्राफ्ट के लिए एक कॉन्सेप्ट स्केचेस ही जारी किए हैं, जिससे ये पता चलता है कि अभी तक इसके फाइनल डिजाइन को फाइनलाइज नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकारी मिली है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जापानीज इंजीनियर्स इन टेक्नोलॉजीज को F3 फाइटर एयरक्राफ्ट में लगाना चाहते हैं। 2019 में जापान ने एक XF91 लो बाईपास टर्बोफैन इंजन को डेवलप करना शुरू कर दिया था। इसे इशिकावा हैवी इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया था। ऐसा कहा जा रहा है कि ये फाइटर इंजन 11 से 12 टन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और 15 से 16.5 टन का वेट थ्रस्ट जनरेट कर सकता है और ये 1800 डिग्री सेल्सियस की हीट को टॉलरेट कर सकता है। अगर इसे F-22 रैप्टर के इंजन के साथ कंपेयर करें तो उसमें एक F119 टर्बोफैन इंजन लगाया जाता है जो कि 13 टन का ड्राई थ्रस्ट जनरेट करता है और इसके साथ ही ये 17.5 टन का वेट थ्रस्ट जनरेट करता है। जापान द्वारा डेवलप किया गया इंजन F-22 रैप्टर के इंजन से आधा मीटर छोटा है और 30 सेंटीमीटर उससे पतला है, यानी कि उससे स्लिम है। इस इंजन के छोटा होने के कारण ये एयरक्राफ्ट ज्यादा इंटरनल वेपन्स कैरी कर सकता है। इसके साथ ही ऐसी जानकारी आई है कि जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स के ऊपर भी काम कर रही है, जो कि इंजन के थ्रस्ट को 20 डिग्री तक किसी भी डायरेक्शन में रीडायरेक्ट कर सकती है। अगर जापान इस टेक्नोलॉजी को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट में बिना रडार क्रॉस सेक्शन को बढ़ाए इंप्लीमेंट कर सकता है तो इसके बाद F-3 एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे ज्यादा मनूवरेबल मॉडर्न फाइटर जेट्स में शामिल हो जाएगा। इस कैपेबिलिटी के साथ ये एयरक्राफ्ट मिसाइल से भी बच सकेगा और बहुत सारे ऐसे मनूवर्स कर पाएगा जिससे कि विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में इसको फायदा होगा। इसके साथ ही ये इंजन 180 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकता है, जैसे कि पावर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेजर वेपन्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट लेजर वेपन्स या रडार बेस्ड माइक्रोवेव वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल्स की सर्किटरी को फ्राई किया जा सकता है। यानी कि इस टेक्नोलॉजी के साथ ये एयरक्राफ्ट इतना केपेबल होगा कि ये अपनी तरफ आने वाली मिसाइल्स या जापान के ऊपर स्ट्राइक करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स की सर्किटरी को जला देगा, जिससे कि वो मिसाइल नाकाम हो जाएगी। इसके साथ ही जापान ने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ESM सेंसर का टेस्ट किया है जो कि ना सिर्फ दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है बल्कि वो अपने खुद के फाइटर जेट के रडार फ्रीक्वेंसी इमिशंस को भी कम कर सकता है। इसके कॉकपिट के लिए जापानीज इंजीनियर्स F-35 के स्टाइल की हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को कंसीडर कर रहे हैं, जिसमें एक LCD डिस्प्ले लगाई जाएगी। इसके साथ ही इसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक मैन मशीन इंटरफेस लगाया जाएगा ताकि पायलट को इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने में ज्यादा मुश्किल ना आए। इसके साथ ही जापान एक हाई स्पीड डाटा लिंक्स को भी रिसर्च कर रहा है, जिससे कि ये एयरक्राफ्ट अपने फ्रेंडली एयरक्राफ्ट के साथ टारगेटिंग डाटा को बहुत अच्छी तरह शेयर कर पाएगा। इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट EMP प्रूफ भी होगा। इसके फाइबर ऑप्टिक फ्लाई बाय वायर एवियोनिक्स और सेल्फ रिपेयरिंग फ्लाइट सिस्टम इसे दुश्मन के एयरक्राफ्ट के EMP स्ट्राइक से बचने के लिए मदद करेंगे और इसका सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम इसके कंट्रोल सर्फेस को खुद ब खुद ठीक कर लेगा। इन सभी नई टेक्नोलॉजीज के साथ ये एयरक्राफ्ट एक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हो जाएगा और अगर जापान इस एयरक्राफ्ट को हमें ऑफर करता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी और हम जापान की टेक्नोलॉजी को चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले चाइना ने J-20 फाइटर जेट को डेवलप कर लिया है। इसके साथ ही वो J-31 फाइटर जेट को भी डेवलप कर रहा है और जापान जो अपना एयरक्राफ्ट डेवलप करेगा वो चाइना के एयरक्राफ्ट को मुख्य रखकर डेवलप करेगा। तो एक चाइना सेंट्रिक वेपन सिस्टम हमें मिलना हमारे लिए एक बहुत अच्छा सौदा हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।